पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैंने MBBS किया था लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरो और MCPS मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान से किया है इन साइकियाट्री। और पिछले 1 साल से मैं अनम हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट काम कर रही हूँ। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक जनरल टॉपिक है। सबसे पहले क्योंकि हमारी माशरे में स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है साइकियाट्री को लेके कि ये चीज़ें जो है ये नहीं होती हैं, जिन भूत होता है, कोई और चीज़ें होती हैं। तो पहले ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्लियर करना चाह रही हूँ कि साइकियाट्रिक सिम्टम्स होते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में, जैसे डोपामीन, गाबा, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, जिनकी वजह से ये बीमारियाँ, जिनकी डिस्टर्ब होने की वजह से साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स मेनली 2 डिवीजन्स में है, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। न्यूरोसिस में जो डिसऑर्डर आते हैं वो है एंजाइटी, जैसे घबराहट की बीमारी, डिप्रेशन जो है जिसमें बंदा यासियत में रहता है, और OCD, वहम की बीमारी। उसके अलावा जो है PTSD भी हो सकता है, अगर किसी की मौत हो गई हो, कोई जो है लॉस हो गया, उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। और उसके अलावा और भी डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, साइकोसिस के अंदर क्या है? साइकोसिस के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसमें आवाज़ें आती हैं पेशेंट को। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें मेनिया भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी होती है। अच्छा, ये एक शॉर्ट मैंने आपको न्यूरोसिस और साइकोसिस का डिफरेंशिएशन आपको बता दी। ठीक है, अब हम न्यूरोसिस की तरफ पहले चलेंगे कि न्यूरोसिस में सबसे पहले जो डिसऑर्डर जिसपे अमूमन जो बहुत कॉमन है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं आपको, जिसे हमें पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, मतलब दिल आपका ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगेगा, आपको ठंडे पसीने आने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है, कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा, मैं गिर जाऊँगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स हमारे पास इको भी करवा कर आ रहे होते हैं और हर चीज़ वो जो भी वर्कअप होता है कार्डियक का, तो वो करवा के आ रहे होते हैं और हर चीज़ नॉर्मल आ रही होती है। तो इसका ये मतलब होता है कि सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी इतनी डिस्टर्बेंस हो गई है तो जो पेशेंट है वो एंजाइटी की तरफ चला गया है। ठीक है, उसमें जो है ये भी ख़यालात आने लगते हैं जैसे कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो एंजाइटी वाला जो बंदा होगा तो वो सुकून से भी, अगर वो माँ है तो वो सुकून से नहीं बैठ पाएगी कि बच्चे ने स्कूल से देर क्यों की है या हस्बैंड ने क्यों इतनी देर की है, उसको बुरे बुरे ख़यालात आने लगेंगे। और कोई भी अगर फ़ोन कॉल आएगी, कोई भी रिंग की जो फ़ोन की रिंग भी बजेगी तो उस पर भी वो एक चौकन्ना सा हो जाएगी कि पता नहीं, खुदा खैर करे, कि पता नहीं क्या ख़बर होगी। किसी की मैयत में बंदा नहीं जा सकता एंजाइटी डिसऑर्डर में। और इसके अलावा एक एगोरोफोबिया भी होता है, जो प्लेसेस का जिसको हम फोबिया बोलते हैं, ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आता है, जिसमें बंद प्लेसेस, बंद कमरा, एलिवेटर हो गया, रश वाली जगह हो गई, भीड़ हो गई, उसके अंदर जो है बंदा जो है शदीद घबराहट का शिकार हो जाता है और वहाँ पे उसका एक दम घुटने वाली सिचुएशन हो जाती है। अच्छा, इसमें ये जो सिम्टम्स हैं इसका कोई लेना देना नहीं होता है मेडिकल, आपको लगे कि कोई दिल का मसला हो गया या कोई लंग्स का मसला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी सीधी सी नफ्सियाती बीमारियां होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सोशल फोबियाज़ भी लोगों में पाए जाते हैं। अमूमन जो वर्किंग होते हैं, जैसे बॉस के सामने बोल नहीं पाना, किसी मीटिंग के अंदर फेस नहीं कर पाना, अगर कुछ पब्लिक खड़ी है सामने और कुछ तकरीर करनी है, कुछ बोलना है उनको, तो वो भी वो नहीं कर सकते सोशल फोबिया के अंदर। और सोशल फोबिया के पेशेंट्स देखे गए हैं कि ज़्यादातर अल्कोहल जो है ना इस्तेमाल की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं, कि उनको किसी ने सलाह दी होती है कि भाई जो है थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओगे अगर अल्कोहल के 2 पैक लगा के अगर आप किसी भी पार्टी में या किसी ओकेजन पे जाओगे तो आप बहुत अच्छा बोल लोगे। तो ये भी एक मेल अडप्टिव कोपिंग की तरफ ये चीज़ जाती है। तो बाद में फिर वो सोशल फोबिया वाले लोग देखे गए हैं कि पेशेंट्स काफ़ी जो है ना वो अल्कोहल एडिक्शन में भी आ जाते हैं और दूसरी चीज़ों में भी पड़ जाते हैं जो नशावर चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा एंजाइटी जो है किसी फोबियाज़ किसी और चीज़ का भी हो सकता है। मेगालोफोबिया होता है, जैसे बड़ी बड़ी इमारतों का फोबिया, या किसी जानवर का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फोबिया भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एंजाइटी के अंदर आती हैं।
ठीक है, अब हम डिप्रेशन की तरफ चलेंगे। डिप्रेशन क्या चीज़ होती है? जिसमें सेल्फ गिल्ट होता है, मेरी वजह से सारी चीज़ें बुरी हो रही हैं, मैं वजह हूँ सारी जो है ख़राब हालात का, और उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अगर किसी शादी में भी होगा, किसी पार्टी में भी होगा, तो उसको वो मज़ा नहीं आ रहा होगा जो एक नॉर्मल बंदे को आ रहा होगा, और उसको सारा वो ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है कि हर चीज़ को मिनिमाइजेशन कर देना, कि अगर उसको कोई बड़ा इनाम भी मिल रहा है तो उसको भी वो सेलिब्रेट नहीं करेगा, उसको बोलेगा हाँ ये तो आम बात है, कि ख़ुद को जो है रिगार्ड नहीं देना, लो सेल्फ़ एस्टीम, कि मैं कोई इतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं कोई इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं ये सारा डिज़र्व करती हूँ। तो ये सारी डिप्रेशन में अलामात होती हैं। और डिप्रेशन में कुछ ऐसी बॉडीली सिम्टम्स भी होते हैं कि जैसे आपका जीआईटी ख़राब होता है, जैसे एंजाइटी में होता है, आपका जो है पूरी बॉडी में पेन भी हो सकता है, जो अमूमन लोग मेडिसिन खा रहे होते हैं फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। तो ये डिप्रेशन की अलामात होती हैं। सर में दर्द होना, और कभी कभी मिग्रेन भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन में होती हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग में सनडाउनिंग इफ़ेक्ट होता है, कि सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठे तो उनका मूड कुछ ख़ास अच्छा नहीं होता है, वो ख़राब ही रहता है कि लो भाई एक और दिन आ गया, क्या मुसीबत है। और इतना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अल्लाह ताला से वो मरने की दुआ करते हैं। मतलब जो भी बीमारी होती है, देखो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे, हमें सेहत दे। ये एक जो डिसऑर्डर है डिप्रेशन, इसमें बंदा ये बोल रहा होता है कि अल्लाह ताला मुझे मार दे या मुझे यहाँ से उठा ले। तो ये डिप्रेशन है, ठीक है। और उसके बाद हम ओसीडी की तरफ आते हैं। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को बोला जाता है। ये वहम की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जैसे चेकिंग रीचेकिंग, हमने चूल्हा बंद किया नहीं किया हम चेक करेंगे, दरवाज़ा गाड़ी का बंद किया, घर का दरवाज़ा बंद किया नहीं किया हम फिर से चेक करेंगे। कुछ ख़वातीन या कुछ मर्द हजरात बार बार हाथ धोने की उनको होती है कि हाथ सफाई नहीं है, हाथ गंदे हैं हमारे, या जो है सफाई बहुत ज़्यादा करने की, परफेक्शनिस्ट होने के उसमें जो लोग होते हैं, बार बार सफाई करना, मासी करके गई है तो उसके बाद भी बार बार झाड़ रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, ठीक है। और नहाने में घंटा लगाते हैं, 1.5 घंटा लगा लेते हैं। तो ये भी जो है वहम के अंदर, ओसीडी के अंदर आता है। अच्छा, कुछ ओसीडीज़ में लोग क्या करते हैं कि उनको भूलने की बीमारी हो जाती है। जैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें रकातें भूल गए, और कुछ बात बोलते बोलते भूल गए। तो ये भी ओसीडी में या वहम में ये चीज़ आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पीटीएसडी की तरफ चलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी वाला जो बंदा होता है, पीटीएसडी किसी लॉस के बाद होता है। जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, या किसी की मौत हो गई फैमिली में, या कोई बहुत ज़्यादा बिज़नेस में जो है नुकसान हो गया जिससे वो उभर नहीं पा रहे हों, 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, तो उसके बाद ये स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। जिसमें जो अगर कोई मर गया है तो उस मरने वाले की बाकायदा एक पिक्चर उनके सामने आ रही होती है, जैसे एक मूवी चल रही होती है उनके सामने, उनकी आवाज़ बाकायदा उनको सुनाई दे रही होती है कि जैसे वो आपसे बात कर रहा है, आपसे मुखातिब है, आपको बुला रहा है। तो ये सारे पीटीएसडी के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें उसको पैल्पिटेशंस भी फिर हो सकती हैं, फिर वो डिप्रेशन भी कोरिलेट उसमें हो सकता है, ओसीडी भी आ सकता है, ठीक है, वहम भी आ सकता है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो होती हैं, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ न्यूरोसिस के हवाले से, कि सुसाइडल रेट जो है हर 40 सेकंड्स में एक बंदा जो है सुसाइड कर रहा होता है। वर्ल्ड की ये एक जो है स्टडी है, ठीक है। और हम अब साइकोसिस की तरफ चलेंगे। साइकोसिस में जैसे मैंने आपको बताया स्किज़ोफ्रेनिया आता है, मालीखोलिया, जिसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, आवाज़ें आती हैं पेशेंट को कानों में कि भाई उठ के ये काम कर ले। जैसे फॉर सपोज़ वो हुक्म भी दे रही होती हैं कि उठ के फ़लाने को मार दे। एक छोटा सा वाक़या, छोटा सा मैं जल्दी से बताऊंगी कि एक बाप को हेलुसिनेशंस आ रही थी, एक फ़ादर को, उसने अपने 3 बच्चे दरिया में ऐसे ही डुबो दिए कि उसको आवाज़ें आ रही थी कि उठो और इन तीनों को दरिया में फेंक दो, ठीक है ना। तो ये कमांड हेलुसिनेशंस होती हैं कि वो उनको कमांड दे रही होती हैं कि ये उठ के जाकर करो। कुछ कमेंट्री हेलुसिनेशंस होती हैं कि भाई अभी जो है बंदा उठा, अभी खाना खाया, अभी ये किया, तो ये भी होती हैं। कुछ आवाज़ें एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, जो 3rd पर्सन हेलुसिनेशंस होती हैं। और इसमें इस बीमारी में ये भी हो सकता है कि पेशेंट को ये लगता है कि मेरे ब्रेन के ऊपर किसी और चीज़ का कंट्रोल है, कि कोई सोचें जो है वो मेरे दिमाग के अंदर डाल रहा है, कोई सोचें मेरे दिमाग से मेरी मर्ज़ी के बग़ैर निकाल रहा है।
कोई अगर दो लोग आपस में खड़े होकर बात करेंगे तो उसको ये लगेगा कि मेरे मुतालिक बात हो रही है, और हर चीज़ को जो है ना शक शुबा करना, किसी ने तावीज़ कर दिया मेरे ऊपर, कोई ऐसा डिल्यूजन वो पाल लेता है। डिल्यूजन इस चीज़ को बोला जाता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर भी उसको ये पक्का यकीन हो जाए कि फ़लाँ ने मुझे तावीज़ किए हुए हैं या फ़लाँ मेरे पीछे लगा हुआ है, ये मुझे मार देगा। ठीक है, ये स्किज़ोफ्रेनिया होता है। स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो लोग होते हैं वो अपना ख्याल भी नहीं रखते हैं अपनी सफाई का, और वो अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले घरों से बाहर निकल जाते हैं, और कोई टाइमिंग नहीं होती है उनके वापस आने की, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, और वो ड्रग्स की तरफ भी ज़्यादा जाने के उनके चांसेस होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो साइकोसिस में आती है वो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलरिटी में एक मेनिया का पोल होता है, दूसरा डिप्रेशन का पोल होता है। मेनिया वाले क्या करते हैं, उनकी बहुत जो है ना क्या होता है, डोपामीन सीक्रेशन बहुत बढ़ जाती है ब्रेन में, जिससे क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें उनके दिमाग में, जैसे ख़याली पुलाव हम कहते हैं कि भाई मैं वज़ीर आज़म हूँ, या मेरे अंदर जो है अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एक ताकत भर दी है कि मैं कुछ भी हल कर सकता हूँ, मैं लोगों के मसले हल कर सकता हूँ। तो ये बाइपोलर में ये चीज़ें हो सकती हैं। उसको हेलुसिनेशंस भी आ सकती हैं, बाइपोलरिटी में आवाज़ भी आ सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अच्छा कुछ जो सुसाइड सिर्फ डिप्रेशन में नहीं होता है, सुसाइड मेनिया में भी हो सकता है कि कोई पेशेंट अगर आप ये खड़ा होकर ये बोले कि हाँ भाई इस बिल्डिंग से मैं तो इतना ताकतवर हूँ, मैं बिल्डिंग से छलांग लगाऊंगा तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, तो वो उसमें मेनियक अपने एपिसोड में वो छलांग भी लगा देता है और अल्टीमेटली ही डाइज। तो ये जो सुसाइड्स होते हैं ये मेनिया में भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है कुछ चीज़ें जो है ड्रग इंड्यूस भी होती हैं। कोई चर्च का मरीज़ होता है, कोई हेरोइन यूज़ कर रहा होता है, कोई अल्कोहल, तो ये चीज़ें भी आपको साइकोसिस, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स करवा सकती हैं कि आपको कानों में आवाज़ें आने लगे। और अल्कोहल वाले बंदे को तो बाकायदा एक चीज़ जो है ना कानों में आवाज़ें आने लगती हैं कि भाई कमांड हेलुसिनेशन, जो मैंने आपको पहले बताया, उसको हुक्म दे रही होती हैं कि उठ के ये चीज़ करो, उस फलाने को मार कर आओ या फलाने को कुछ करके आओ। ठीक है, और बाइपोलर में दूसरा जो इसका फेज़ होता है वो डिप्रेशन होता है। अमूमन हमारे यहाँ जो मेनिया के पेशेंट्स होते हैं बाइपोलर, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। और दोनों जो बाइपोलर और डिप्रेशन वाले जो एपिसोड्स होते हैं, वो हो सकता है कि डिप्रेशन का फ़ेज़ 3 महीने चले और मेनिया वाला फ़ेज़ 2 से 3 महीने चले। तो ये इस तरीके के एपिसोड्स आ रहे होते हैं, और वो बाइपोलर वाला ख़ुद से ठीक भी हो जाता है उस अरसे के बाद। ठीक है, अच्छा, और कुछ 2-3 पॉइंट मैं आपको ये बच्चों के हवाले से बताती चलूँ कि बच्चों में भी डिसऑर्डर्स होते हैं साइकेट्रिक, कुछ डेवलपमेंटल होते हैं, कुछ बिहेवियरल होते हैं। अच्छा, ऑटिज़म एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है देखा गया है बच्चों के अंदर। उनमें कोई इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, इमोशंस उनमें डेवलप नहीं हुए होते हैं कि वो वार्म रिलेशनशिप्स अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बना पाते, आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, रेपो नहीं बना पाते। एक मखसूस ही अपने खाने की उनकी चीज़ होती है, खेलने की चीज़ होती है, दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, और घुलना मिलना उनके लिए नहीं होता है, सोशलाइजेशन में उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रही होती है, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स इतने नहीं होते हैं कि वो दोस्त बना पाए। तो ये ऑटिज़म की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अच्छा, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी बच्चों के अंदर आजकल ज़्यादा पाया जाता है। बच्चा 1 मिनट भी या 2 मिनट 5 मिनट भी बैठ नहीं सकता है कहीं पर भी, हर चीज़ में जो है ना उसका इन्वॉल्वमेंट होती है, और हिट करना बच्चों को या चिड़िया को या किसी को खामखा में उसको तंग करना, जानवर को। तो ये चीज़ें भी बच्चों में पाई गई हैं। अगर ADHD देखें, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर ऑटिज़म जो है वो तो आपको अर्ली स्टेजेस पे ही, आजकल तो ऐसा है कि वो शुरू में ही आपको पता चलता है, क्योंकि ये पेट के अंदर की बीमारी है। आपको शुरू में ही जब ऐसी अलामात नज़र आने लगे तो आपको ज़रूर साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि ऑटिज़म जितना जल्दी डायग्नोस होगा, जितना अर्ली डायग्नोस होगा, तो वो इतना जो है उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी, इतना अच्छा वो बच्चा आगे चलकर हो सकता है। ठीक है, और ADHD का ये है कि ADHD का अगर शुरू से आपने डायग्नोस कर लिया तो आगे चलकर बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर में नहीं जाएगा। कंडक्ट वाले फिर आगे चलकर एंटी सोशल में भी चले जाते हैं। ये जो डकैतियाँ करना, खून करना, ये सारे बच्चे वही होते हैं जिनके ऊपर बचपन में काम नहीं किया हुआ होता। ठीक है, तो ये कुछ जो है बच्चों के हवाले से था। एक ओल्ड एज की बीमारी है डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है कि ये जो है 60 के ऊपर जो लोग होते हैं, 60 प्लस वाली एज के लोग, उनमें क्या होता है कि कुछ ब्रेन चेंजेस आती हैं। ब्रेन चेंजेस में
उनके दिमाग के कुछ हिस्से सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से वो भूलने की बीमारी भी उनको हो जाती है और ज़िद करने लगते हैं। जैसे बच्चा छोटा नहीं होता है, बच्चा वो बन जाते हैं। एक बच्चे का MRI मैं आपके सामने रखूँ और एक ओल्ड एज 60+ वाले का MRI रखूँ तो वो शायद उसमें थोड़ी बहुत जो है मुशायबत ऐसे होगी कि बच्चे में वो एरियाज़ ग्रो नहीं हुए होंगे और जो हमारे पास ओल्ड एज पेशेंट है तो उसके बन के सिकुड़ना शुरू कर दिए होंगे वो एरियाज़। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मूड डिसऑर्डर्स भी उस पेशेंट में हो सकते हैं, डिमेंशिया वाले में, कि गुस्सा आना बिला वजह, रोना, कभी डिप्रेशन होना, नींद की ख़राबी। ठीक है, तो ये सारी अलामात हैं जो साइकेट्रिक हैं। एक और कन्वर्जन डिसऑर्डर का मैं आपको बता दूं कि ये जो दरगाहों में धमाल लगती है, ये जो जिन पीर, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ें होती हैं, मगर ये चीज़ें इस तरीके से नहीं होती हैं। ठीक है, कि वो कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो एक आइडेंटिटी बना लेता है अपनी कि ये चीज़ मेरे ऊपर आ रही है, फिर वो ट्रांस एंड पोजीशन वाली स्टेज में चला जाता है कि मैं ऐसा हो रहा हूँ, जैसा जिस बंदे को वो आइडियलाइज़ कर रहा होता है वो ऐसा, वो लाशऊर में जो बंदा उसने 3 साल की उम्र में देखा होता है कि जैसे फॉर सपोज़ मैं एक एग्जांपल दूं कि किसी को भिंडी नहीं पसंद, किसी को कुछ मछली नहीं पसंद, मगर वो बोलता है कि पता नहीं मुझे क्यों नहीं पसंद। वो इसलिए बोलता है कि पता नहीं मुझे क्यों नहीं पसंद क्योंकि वो 3 साल की उम्र में उसने किसी को ऐसे देखा होगा कि वो सही तरीके से वो भिंडी कटते हुए या नहीं देखी होगी, तो उसको ये वहाँ से ही उसको समझ आ गया होगा कि नहीं भाई मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगा। तो ये लाशऊर में चीज़ें चली जाती हैं जो कन्वर्जन डिसऑर्डर के बंदे को, फिर जब हमारे पास पेशेंट आता है बेहोशी में, जिसमें वो क्या होता है कि कुछ अरसे के लिए बोलना भी बंद कर देता है या उसको झटके पड़ने लगते हैं और चुप हो जाता है, कोई ऊट पटांग सी हरकतें करने लगता है, जिसमें जिसकी वजह कन्वर्जन डिसऑर्डर होती है और वो लाशऊरी से वो चीज़ हमें निकालनी पड़ती है, डीकन्वर्ट करना पड़ता है उसको, जिसके बाद वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये सारी अलामतें साइकेट्रिक अलामतें हैं और मैं आपको बीइंग अ साइकेट्रिस्ट यही बोलूँगी कि सबसे पहले कभी भी अगर पेशेंट का कोई भी ऑर्गेनिसिटी नहीं आ रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है जो प्योर मेडिकल है, तो बराए मेहरबानी उसको ये पीर बाबा फ़कीर और इनकी तरफ ना लिया जाए और उनको एक सीरियस नोट पे साइकेट्रिस्ट की हेल्प उसको दिलाई जाए ताकि वो जल्द से जल्द डायग्नोस हो और जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।